हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न परमाणु कक्षकों के भरे जाने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब एक परमाणु कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये संख्या इस सिद्धांत के द्वारा ही नियंत्रित होती है। और ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या पाउली का अपवर्जन नियम है, ये नियम ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था वोल्फगंग पाउली। वोल्फगंग पाउली ने ये सिद्धांत 1927 में दिया था। तो क्या है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। एक समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि अगर किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की तीन क्वांटम संख्याएं बराबर है ना, तो अगर तीन क्वांटम संख्याएं भी बराबर है तो जो चौथी क्वांटम संख्या है उसका मान अवश्य भिन्न होगा। अच्छा, इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक परमाणु के किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जिनकी स्पिन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। स्पिन की दिशाएं क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु में एक परमाणु के किसी कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखो, कक्षक कई टाइप के होते हैं, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। कक्षक कोई सा भी हो, एक कक्षक में यानी कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनकी स्पिन की दिशाएं जो है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। देखो, ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है ना, इसी से ही ये पता चलता है कि एक परमाणु ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनके जो स्पिन की दिशाएं होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है।
देखो मान लो हमने ये एक एस कक्षक बनाया, तो मान लीजिए ये एक एस कक्षक है और मान लीजिए ये पहले कोष का है, पहले कोष का तो इसको 1s लिखेंगे, दूसरे कोष का होता तो 2s लिखते। तो हमें ये मालूम है कि जो परमाणु कक्षक होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल को 3 क्वांटम संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं, है ना, n l m। n क्या होती है, ये क्वांटम संख्याएं हम पढ़ चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना। n जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। देखो 1s के लिए इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, मतलब ये जो s उपकोष है ये पहले कोष का है, तो मुख्य क्वांटम संख्या इसकी 1। और s के लिए जो दिगंशी क्वांटम संख्या होती है उसका मान होता है 0, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका मान होता है 0, है ना। तो किसी ऑर्बिटल को 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी स्पिन ऊपर की ओर है, तो इसकी जो स्पिन क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्या को +12 के द्वारा लिखते हैं, है ना। अब मान लीजिए इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पिन इसके विपरीत है, स्पिन विपरीत है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन को -12 लिखेंगे। और ऑर्बिटल तो वही है, तो तीनों क्वांटम संख्याओं के मान वही रहेंगे, n = 1, l = 0, m = 0, है ना। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कितने होंगे, ये होंगे। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ये होंगे। अब इनमें से 3 क्वांटम संख्याओं के मान तो समान है, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है उसके मान अलग अलग होते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि एक परमाणु ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, है ना, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, और वो भी विपरीत स्पिन के, है ना। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, अपवर्जन सिद्धांत यही है कि किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। 3 क्वांटम संख्याओं के मान एक समान हो सकते हैं, जो चौथी क्वांटम संख्या होती है स्पिन क्वांटम संख्या, उसके मान में अवश्य भिन्नता होती है। और ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है ना, इससे हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्बिटल चाहे किसी भी प्रकार का हो, s टाइप का हो, p टाइप का हो, d टाइप का हो या f टाइप का हो, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इससे इस सिद्धांत की सहायता से किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो जो पहला जो कोष होता है, पहले कोष के लिए n का मान कितना होता है, 1 होता है। पहले कोष में एक ही उपकोष होता है, पहले कोष में उपकोष कितने होंगे, एक ही उपकोष होता है। उपकोष कितना होगा, एक ही उपकोष होता है, 1s, है ना। और दूसरे कोष में दूसरा कोष 2 उपकोष से बना होता है, 2s 2p से। n = 3 जो तीसरा कोष होता है वो 3 उपकोष से बना होता है, 3s 3p 3d से, है ना। चौथा कोष 4 उपकोष से बना होता है, 4s 4p 4d 4f, है ना। अच्छा देखो, जैसे ये s उपकोष है, s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, एक ऑर्बिटल होता है, तो s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे s उपकोष में 2, है ना। और किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उपकोष का जो प्रतीक होता है
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक के रूप में, सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिखेंगे S2। अच्छा, जो p उपकोष होता है, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे p उपकोष में? 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो p उपकोष के 6 इलेक्ट्रॉनों को p6 इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और जो d उपकोष होता है, d उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं d उपकोष में, और एक d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल है d उपकोष में। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं D10, है ना। इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मूर्धांक के रूप में, सुपरस्क्रिप्ट के रूप में इसको लिखते हैं। ऐसे ही F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हमें मालूम है जो F उपकोष होता है ना, F उपकोष 7 F ऑर्बिटल से बना होता है। तो 7 दूनी 14, तो अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से लिखते हैं? F14, इसको मूर्धांक के रूप में लिखते हैं। तो इस पाउली के अपवर्जन सिद्धांत से, कि ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ये किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में सहायक है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम क्या होती है। अच्छा, देखो पहले वाला कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कुल मिलाकर के? कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 2। दूसरे कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 तो इसमें होंगे S में, और 6 p कोष में होते हैं, क्योंकि p कोष 3 ऑर्बिटल से बना होता है। तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन p कोष में, 2 इसमें। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 यहाँ p में, और d में होते हैं 10 और 6 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? देखो 2 तो इसमें, है ना। जो उपकोष है, भले ही वो कोई से भी कोष का उपकोष हो, उपकोष में S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में भरते हैं 10 और F में 14। तो इसमें अधिकतम भरेंगे 2, 6 और 2 8, और 8 और 10 18 और 14, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो n² होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? वो n² होती है। मतलब जो n है ना, ये कोष की मुख्य क्वांटम संख्या है, n² होती है। देखो n² इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? n² होती है। देखो n की जगह अगर हम 1 रखें तो ये 1² हो जाएगा, है ना। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे कोष के लिए n² कितना होगा? 2 दूनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, सॉरी 2n²। ये किसी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो 2n² होती है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 2 दूनी 4, है ना, और दूनी 8, है ना। 2n² कितना होगा? n का मान 3 रखेंगे, 3 × 9 दूनी 18। n का मान 4 रखेंगे, 2 की पावर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो किसी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? वो 2n² के बराबर होती है।
तो इस प्रकार से जो पाउली का अपवर्जन नियम है उससे ये पता चलता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।